बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हिरना के चैनल से दूसरा 2005 के बायोलॉजी सेक्शन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 2004 का फिज़िक्स का सेक्शन रहता है, लेकिन चलो हम फिर कर लेंगे उसे। चले हम पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रिंग वर्म इज कॉज बाय। बहुत ईजी है। रिंग वर्म किस वजह से होता है? फंगस। ओके, देखो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वर्म है तो राउंड वर्म की वजह से होगा? नहीं, फंगस की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 2, एड्रिनल ग्लैंड्स आर फाउंड एडजेसेंट टू किडनी। अच्छा, ये मैं आपको मैं हर ग्लैंड के बारे में नहीं बता सकती, वरना वीडियो बड़ी लेंदी हो जाएगी। लेकिन आप अपने सिंध बोर्ड की 12th क्लास की बुक उठाइएगा। कौन सी क्लास की? 12th क्लास की सिंध बोर्ड की बुक उठाइएगा और हर ग्लैंड के जो टॉपिक है उसके नीचे पढ़िएगा, तो हर ग्लैंड का एक लोकेशन बताया गया है। ठीक है, जैसे थायराइड ग्लैंड का लोकेशन क्या है? एट द बेस ऑफ ट्रेचिया। ठीक है, इसी तरह एड्रिनल ग्लैंड का लोकेशन क्या है कि वो फ्रॉम फाउंड एडजेसेंट टू द किडनी। ये इनकी लोकेशन है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन अ डिप्लॉयड एग इज फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन इट्स कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। डिप्लॉयड के बारे में अब आगे मैं वीडियो में समझाऊंगी, वो आपको आसान हो जाएगा फिर। क्वेश्चन नंबर 4, द ड्रास्टिक चेंज इन क्लाइमेट ओवर अ पास्ट सेंचुरी हैज़ बीन इलस्ट्रेटेड बाय। अच्छा, यानी जो ड्रास्टिक चेंजेस क्लाइमेट में आ रही है वो किस वजह से आ रही है? ठीक है, तो वो वार्मर विंटर की वजह से। हमें कैसे हम पता लगाएंगे? वार्म विंटर जो होगा वो आपका वार्मर होगा, यानी गर्म होगा। क्वेश्चन नंबर 5, द अपटेक ऑफ मिनरल्स इन प्लांट अकर्स थ्रू। हम जब मिनरल्स को लेते हैं प्लांट में तो किस जरिए लेते हैं? रूट हेयर के थ्रू, रूट कैप के थ्रू। तो हम लेते हैं रूट हेयर के थ्रू। जड़ से वो थोड़े थोड़े प्रोजेक्शंस निकले हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये आपकी जड़ है, ठीक है, तो इससे इस तरह के कुछ हेयर निकले हुए होते हैं। तो ये जो हेयर्स हैं इसे रूट हेयर्स बोलते हैं। ठीक है, तो मिनरल्स हम इस रूट हेयर के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म बाय द रूट। अब इसको मैं थोड़ा और समझाती हूँ क्वेश्चन नंबर 6 को कि क्या है मसला। क्या है कि जो ग्रेविटी है ना उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। ग्रेविटी के बारे में जब भी ग्रेविटी का वर्ड आता है हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है, न्यूटन। जैसे सेब गिरा था, तो जो ये ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी असल में अर्थ की अट्रैक्शन को बोलते हैं। ठीक है, अर्थ अट्रैक्शन को बोलते हैं। ठीक है, ग्रेविटी क्या है? अर्थ की अट्रैक्शन है। ठीक है, एक किस्म की अर्थ की अट्रैक्शन को हम ग्रेविटी बोल रहे हैं। और अर्थ की अट्रैक्शन का मतलब कि हर ज़मीन क्या कर रहा है? हर चीज़ को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो जब आप रूट जो होता है ना जड़, वो हमेशा ज़मीन के अंदर अंदर जाती है, इसलिए यानी ग्रेविटी का डायरेक्शन भी नीचे है और जो रूट है वो भी नीचे की तरफ जा रही है। लेकिन जो शूट होता है, ठीक है, वो ऊपर की तरफ बढ़ता है और ग्रेविटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो फिर ये जो है नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म हो जाता है। ठीक है, तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म का मतलब यानी ग्रेविटी की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है और जो रूट ग्रो कर रहा है वो भी डाउनवर्ड ही की तरफ ही जा रहा है। और पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म क्या होगा कि जियोट्रॉपिज्म यानी ग्रेविटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है लेकिन शूट जो है वो अपवर्ड जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक पिक्चर भी लगाऊंगी वीडियो में, आप उस पिक्चर के जरिए आपको शूट और रूट का पता लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, द इंटरनल मेंटेनेंस इन ह्यूमन होम्योस्टेसिस। बहुत, अब जब MBBS में जाओगे ना तो आपको ये रट जाएगा। वहाँ पे जो मेन वर्ड लिखा होता है यहाँ पे इंटरनल मेंटेनेंस का लिखा है, वहाँ पे लिखा होता है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कांस्टेंट। ठीक है, ये आपका होम्योस्टेसिस है। क्वेश्चन नंबर 8, एनिमल विथ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सवाल तो सॉल्व करके मेरा दिमाग खुद ख़राब हो गया है। बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे कॉकरोच हमारा आंसर है। जैसे कि आपको पता है कि कॉकरोच में जो है सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है। ठीक है, कोई वीन्स, कोई डक्ट, कोई वेसल्स नहीं होती कॉकरोच में। यहाँ पे अगर ग्रास होपर होता तब भी आप निशान, ग्रास होपर भी राइट आंसर होता। क्यों? क्योंकि कॉकरोच और ग्रास होपर क्लास इंसेक्टा में आते हैं और क्लास इंसेक्टा किस में आता है? फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, याद रखिएगा, कॉकरोच आता है क्लास इंसेक्टा में और क्लास इंसेक्टा कौन से फाइलम का है? आर्थ्रोपोडा।
ठीक है, तो बहुत ईजी है। अगर यहाँ और कॉकरोच और ग्रास होपर भी क्लास इंसेक्टा में ही आता है, ठीक है। लाइन क्या है, द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू स्वेल आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ H2O। ये सवाल भी बहुत दफ़ा आ चुका है, ठीक है। यानी H2O में सारा पानी चला गया, ठीक है, स्वेल हो गया, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डीप्लाज्मोलाइसिस। और प्लाज्मोलाइसिस क्या चीज़ होगी, प्लाज्मोलाइसिस यानी जब आपका सेल श्रिंक हो जाए, ठीक है। अगर स्वेल हो रहा है तो स्वेल आ रहा है डीप्लाज्मोलाइसिस में, और अगर श्रिंक हो रहा है तो प्लाज्मोलाइसिस में आ रहा है, ठीक है। ये प्लाज्मोलाइसिस के साथ आपने श्रिंक याद रखना है और स्वेल के साथ आपने डीप्लाज्मोलाइसिस याद करना है। बहुत वर्ड्स हैं ये, बहुत कंफ्यूज भी करते हैं आपको, ठीक है। तो स्वेल, जब भी स्वेल आएगा डीप्लाज्मोलाइसिस, जब भी श्रिंक आएगा प्लाज्मोलाइसिस। क्वेश्चन नंबर 10, सेंसर्स दैट रिसीव स्टिमुलस। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। किस तरह डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मसला ये है कि यहाँ पे रिसेप्टर है तो हर कोई बच्चा क्या लगाएगा, रिसेप्टर लगाएगा, क्योंकि रिसेप्टर सही है, वो बच्चा भी सही है कि वो रिसेप्टर लगाएगा, क्योंकि रिसेप्टर का काम क्या है, स्टिमुलस रिसीव करना। व्हाट इज स्टिमुलस, कोई भी चेंज। स्टिमुलस का दूसरा नाम क्या है, चेंज। चाहे वो इंटरनल चेंज हो या एक्सटर्नल चेंज हो, कोई भी चेंज आए तो उसे रिसीव कौन करता है हमारी बॉडी में, रिसेप्टर। लेकिन यहाँ पे आंसर रिसेप्टर नहीं लगेगा, ठीक है। ये अगर प्लूरल में स्टिमुलस हो जाएगा स्टिमुलाई, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सिंगुलर स्टिमुलस, प्लूरल स्टिमुलाई। स्टिमुलस का दूसरा नाम क्या है, चेंज, एनी चेंज, ठीक है। इन्वायरमेंट में आए, आपके बॉडी में आए। यहाँ पे इन्होंने एक वर्ड लिखा है सेंसर्स। अगर इस सेंसर्स के बजाय यहाँ पर होता सम सेल्स तो फिर आप लगा सकते थे रिसेप्टर। लेकिन जब यहाँ पे सेंसर्स मौजूद है तो आपने सेंसरी न्यूरॉन के बारे में पढ़ा है ना, सेंसरी न्यूरॉन दैट रिसीव इंफॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर सेंसर आ गया है और सेंसर ने सारा सवाल ख़राब कर दिया है। सेंसर यहाँ पर आ गया है तो यहाँ पर आपको पता है हम न्यूरॉन, इसका आंसर न्यूरॉन लगेगा। क्यों न्यूरॉन लगेगा, क्योंकि आपने एक सेंसरी न्यूरॉन, चलो ये आप पर मैं छोड़ देती हूँ, अपने सिंध क्लास 12 के टेक्स्ट बुक पर जाना और सेंसरी न्यूरॉन के बारे में पता लगाना, ठीक है, कि व्हाट इज सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये सेंसर आ गया है ना, तो सेंसर का मतलब क्या है कि आपने सेंसरी न्यूरॉन के बारे में पढ़ा है। सेंसरी न्यूरॉन का फंक्शन क्या होता है, वो इंफॉर्मेशन लेता है और किस चीज़ को प्रोवाइड करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ठीक है। रिसेप्टर से कुछ भी स्टिमुलस आता है तो सेंसरी न्यूरॉन रिसीव करता है, यानी रिसेप्टर सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या होता है, कोई भी स्टिमुलस रिसीव करना और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बताना, ठीक है। तो यहाँ पर हम न्यूरॉन लगा सकते हैं, सही है। अब मैं आपको आपकी बुक की एक लाइन बताऊंगी जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपकी बुक ने लिखा है द रिसेप्टर्स आर आइदर मॉडिफाइड न्यूरॉन्स or epithelial cells which occur either singly or in a group with other types of cell, for example in eyes। यहाँ पे अब आ गया है कि रिसेप्टर्स जो है वो हमेशा सेल्स नहीं होंगे, वो मॉडिफाइड न्यूरॉन्स भी हो सकते हैं, क्योंकि न्यूरॉन्स भी किस चीज़ का सेल है, ब्रेन का सेल है, ठीक है, नर्व सेल है। और एपिथेलियल सेल भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप इस सवाल में और कंफ्यूज हो रहे हैं तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं क्लियर कर दूंगी, ठीक है। बस आपको इतना बताना था कि यहाँ पे न्यूरॉन्स इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पे सेंसर आ चुका है, तो ये असल में हो जाएगा सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ लिपिड मॉलिक्यूल इज कंपोज ऑफ ग्लाइसरॉल फैटी एसिड इन अ रेशियो ऑफ, हमेशा याद रखिएगा एक जनरल लिपिड मॉलिक्यूल जो होता है वो एक ग्लाइसरॉल और 3 फैटी एसिड से बना हुआ होता है, ठीक है। यानी उसमें 3 फैटी एसिड्स होते हैं और एक ग्लाइसरॉल होता है। फैटी एसिड्स क्या है, फैटी एसिड्स आपने कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में पढ़ा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आप पढ़ेंगे। अगर आप 12th क्लास में तो आपको ज़रूरी पढ़ना पड़ेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फैटी एसिड्स के बारे में। और व्हाट इज़ फैटी एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स है। 3 फैटी एसिड्स जब एक ग्लाइसरॉल से मिलते हैं तब जाके आपका एक लिपिड का मॉलिक्यूल बनता है। मैं इस वीडियो में 2 पिक्चर्स बताऊंगी, जो एक है वो एक मॉलिक्यूल शो करेगा और दूसरा लिपिड होगा, ठीक है।
2 लिपिड्स के तस्वीरें मैं बताऊंगी, ठीक है, तो आप उसमें गौर रखिएगा, वो दोनों तीनों देख लीजिए, दोनों तस्वीरें देख लीजिएगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने भी कुछ लिखा है। क्वेश्चन नंबर 10, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। ग्लाइसिरोल क्या है? ग्लाइसिरोल का ये फॉर्मूला हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया, और ग्लाइसिरोल को क्या कहा जाता है? ग्लाइसरीन और ग्लाइसराइन। ग्लाइसरीन अमेरिकन इंग्लिश में इस तरह लिखा जाता है और ब्रिटिश इंग्लिश में इस तरह लिखा जाता है। जो हम ग्लिसरीन ग्लिसरीन बोलते रहते हैं वो यही ग्लाइसिरोल है। अच्छा, अमेरिका की इंग्लिश में इस तरह और ब्रिटिश की इंग्लिश में इस तरह लिखा जाता है। केमिकल फॉर्मूला ये है। अच्छा, इसे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल भी कहा जाता है। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल क्यों कहा जाता है? 3 OH के ग्रुप्स अटैच हैं। केमिकल नेम क्या है इसका? प्रोपेन ट्राईओल। प्रोपेन क्यों है? 3 कार्बन का है। ट्राईओल 3 अल्कोहल के ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिफ्लेक्स एक्शन। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सी है ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है। एन एनिमल सलाइवेटिंग स्पॉन्टेनियसली एज द बेल रिंग विदाउट गिविंग फूड। ये अगर आपने अपने एनिमल बिहेवियर का चैप्टर में अगर आपने एनिमल बिहेवियर पढ़ाओ तो वहाँ पर आपको ये मिलेगा। ये एक एनिमल का बिहेवियर है कि जब भी वो बेल सुनता है तो उसका सलाइवा प्रोड्यूस होना, सीक्रेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और सारे रिफ्लेक्स एक्शन है। क्वेश्चन नंबर 13, 50% ऑफ ब्लड वॉल्यूम इज प्लाज्मा। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने 50% लिखा है, लेकिन मैं आपको आपके बुक की लाइन बताती हूँ, ठीक है। प्लाज्मा, ब्लड में क्या चीज़ें होती है? प्लाज्मा और ब्लड कार्पोसेल्स। प्लाज्मा इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 55% ऑफ द ब्लड एंड इट कॉन्स्टिट्यूट 45% ऑफ द ब्लड। प्लेटलेट्स भी होते हैं लेकिन वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स वो बहुत कम होते हैं, प्लेटलेट्स लेस देन 1% होते हैं, ठीक है। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है 352 पेज पर, पेज नंबर 352, क्लास 11 की सिंध बोर्ड की बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। 50 वहाँ पर 55% है, लेकिन अगर यहाँ पर 50% है तो हम प्लाज्मा लिख सकते हैं। प्लाज्मोडियम कैन बी फाउंडिंग द मॉस्किटो एट सलाइवरी ग्लैंड। मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में प्लाज्मोडियम पाया जाता है। वेरी इजी क्वेश्चन। द फॉर्मूला ऑफ ग्लाइसरल डीहाइडी इज, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला ऑफ ग्लाइसरल डीहाइडी C3H6O3। C3H6O3 ये फॉर्मूला है ग्लाइसरल डीहाइडी का। लेकिन ये ग्लाइसरल डीहाइडी आपको कहाँ मिलता है? अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाए तो जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे होते हैं तो ये नाम हमारे सामने बार बार आ रहा होता है। तो मुझे आपको एक चीज़ बतानी है, व्हाट इज ग्लाइसरल डीहाइडी? ग्लाइसरल डीहाइडी इज अ मोनोसेक्राइड, ठीक है। अच्छा, मोनोसेक्राइड की भी काइंड्स है। मोनोसेक्राइड्स को देखो जिस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है, मैं आपको लिख के बताती हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स divided into monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharides। फिर ओलिगोसेक्राइड्स को हम और डिवाइड करते हैं डाइसेक्राइड्स में, ट्राइसेक्राइड्स में, टेट्रासेक्राइड्स में, फिर और डिवाइड करते हैं टेट्रासेक्राइड्स में, टेट्रासेक्राइड्स में, ठीक है। और मोनोसेक्राइड्स को हम और डिवाइड करते हैं ट्रायोसिस, टेट्राओसिस, पेंटोसिस, और सबसे मशहूर इसकी जो टाइप है वो एक्सोसिस, जिसमें ग्लूकोज आता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ में डिवाइडेड है? मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड्स में। मोनोसेक्राइड किस चीज़ में डिवाइडेड है? ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस एंड एक्सोसिस। ओलिगोसेक्राइड डाइसेक्राइड्स, ट्राइसेक्राइड्स, टेट्रासेक्राइड्स, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको? सही है, यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। तो ग्लाइसरल डीहाइडी क्या है? ग्लाइसरल डीहाइडी एक मोनोसेक्राइड है और मोनोसेक्राइड में उसकी कौन सी एग्जांपल है? ट्राइओसिस की। ट्राइओसिस क्यों बोल रहे भाई 3 कार्बन वाला है ना। अब अगर इसके पास एल्डिहाइडी ग्रुप है तो इसे हम कहेंगे ग्लाइसरल डीहाइडी।
लेकिन अगर इसके पास कीटोन ग्रुप है तो हम इसे कहेंगे 1,3 डाइहाइड्रोऑक्सी एसीटोन। आपने आइसोमर्स पढ़े हैं ना, फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला सेम होता है लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है, ठीक है। तो अगर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो ये नाम हो गया, और अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो ये नाम हो गया, ठीक है। और केमिकल फॉर्मूला ये है। A green single coined organism in the Protista kingdom is Euglena. 17. Ribosomes are attached to, अच्छा, ribosomes are attached to endoplasmic reticulum, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये आपकी बुक की लाइन है कि राइबोसोम्स इन यूकारियोटिक सेल दे आर फाउंड फ्री। राइबोसोम्स आपको फ्री भी मिलेंगे, ठीक है, सेल में, यानी एक राइबोसोम अलग-अलग घूम रहा होगा सेल में, एज वेल एज अटैच टू इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, और कुछ राइबोसोम्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होंगे। लेकिन अगर आपने कहीं पर पॉलीराइबोसोम सुना हो तो पॉलीराइबोसोम किसे कहते हैं? व्हेन मेनी फ्री राइबोसोम्स मेक क्लस्टर। मैं क्लस्टर का मतलब क्या है कि जब फ्री राइबोसोम्स यानी बहुत से राइबोसोम्स, अगर ये एक राइबोसोम है, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक साथ मिलकर अगर एक क्लस्टर बनाए तो इसे कहते हैं पॉलीराइबोसोम, ठीक है। तो राइबोसोम 3 फॉर्म्स में पाया जाता है, ठीक है, 3 फॉर्म्स में। एक, या तो वो फ्री यानी अकेला अकेला घूम रहा होगा, या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होगा, या पॉलीराइबोसोम यानी क्लस्टर के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे पॉली और क्लस्टर नहीं है तो ER हम लगाएंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फर्न इज स्पोरोफिल। Solanaceae is called potato family. In mitosis, the number of chromosomes in daughter cells is 2n. अब यहाँ पर आई, अब मैं आपको समझाती हूँ क्रोमोसोम्स। हमेशा याद रखिएगा, छोटा n जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स से डील करता है, और जो बड़ा n होता है वो DNA कंटेंट बताता है, ठीक है। अब अगर 2n लिखा हुआ है तो इसका मतलब डिप्लॉइड यानी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो एक सेल में होने चाहिए, और अगर एक n लिखा हुआ है तो इसका मतलब हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। फॉर एग्जांपल, ह्यूमन सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46। तो डिप्लॉइड का मतलब टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और अगर हैप्लॉइड की बात की जाए तो यानी 23, हाफ, सही है। तो माइटोसिस में क्या होता है? माइटोसिस में तो जब दो सेल्स, एक सेल डिवाइड होता है तो इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मिलते हैं ना, तो इसलिए डॉटर सेल में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही जाएंगे। प्योरली मेरीन फाइलम इज इकाइनोडर्मेटा, और अगर एक्सक्लूसिवली आ जाए तब भी आप इकाइनोडर्मेटा लगाएंगे, ठीक है, एक्सक्लूसिव। 2022 which animal uses highly vascularized skin for respiration? Frog, very easy. The end product of glycolysis is pyruvic acid. पायरुविक एसिड का दूसरा नाम पायरुवेट, और उसका फॉर्मूला C3H4O3। इस बार जब MD-CAT का टेस्ट था तो सवाल कुछ इस तरह आया था कि पायरुविक एसिड को जो है वो कितने कार्बन वाला कंपाउंड है? 2 कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला, 4 कार्बन वाला, 5 या 6 कार्बन वाला, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिखा है कि ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग बैक्टीरिया फ्रॉम अ डोनर बैक्टीरियम टू रिसीव बैक्टीरियम इट्स कॉल्ड कंजुगेशन। Lamarck identify evolution as acquired character, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन डार्विन का है, डार्विन थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। लेमार्क थ्योरी का क्या था? एक्वायर्ड ऑफ इनहेरिटेंस करेक्टर। pH ऑफ ब्लड इज 7.35। अब मेरी एक बात रखिएगा, 7.35 से लेकर 7.45 तक ये नॉर्मल रेंज है, ठीक है। अब मैं एक यहाँ पर एक पिक्चर दूंगी जो बताएगा कि जब पूरी उसमें लिखा हुआ भी है, ठीक है। उसमें एक और बात भी आएगी, एल्कोलोसिस और एसिडोसिस। तो आपने एल्कोलोसिस और एसिडोसिस पर ध्यान नहीं रखना, ठीक है। एल्कोलोसिस और एसिडोसिस MBBS वाले स्टूडेंट्स डील करते हैं, लेकिन एक ये रेंज है ब्लड की, और एक आपको ये रेंज भी पता होनी चाहिए, ठीक है, कि डेथ किस रेंज पर होती है, तो वो रेंज भी उस तस्वीर में दी गई है। एन इकोसिस्टम इज a community with its living and non-living components. Dash movement is due to touch responses, thigmotropism. बहुत easy question है। Ascent of shape is governed by the activity of living cells in the form of pulsatory. This theory is called, अच्छा, इसके जो
नीचे पीछे आंसर कीज दिए हुए ना, तो इसमें ए वाला आंसर लगाया हुआ है, लेकिन ये गलत है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है। क्यों वाइटल फोर्स थ्योरी? मैं वाइटल फोर्स थ्योरी का भी एक पिक्चर लगाऊंगी वीडियो में, वो आप देख लीजिएगा। भाई देखो, जब भी लिविंग सेल्स आ जाए ना तो वाइटल फोर्स थ्योरी आएगी। अगर लिविंग सेल के बजाय डेड सेल होता तो फिर आपका फिजिकल सेल थ्योरी होता, ठीक है, फिजिकल फोर्स थ्योरी, और इसे डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन द कफिंग एयर इज फोर्सबली ब्लो लैरिंग्स, while in sneezing it is blow through nasal cavities। आपसे पूछ रहे हैं कि जब कफिंग, जब हम कांसते हैं तो हवा फोर्सिबली ब्लो हमारे कौन से पार्ट को ब्लो करती है, यानी फुला देती है, दैट इज़ लैरिंग्स, ठीक है। और जबकि स्नीजिंग यानी हम छींकते हैं तो कौन सी जगह हमारी ब्लो करती है, दैट इज़ नेसल कैविटीज़, ठीक है। यहीं पर वीडियो ख़त्म होती है, बहुत लंबी हो गई है, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी, तैयारी कीजिए। और एक बात याद रखिएगा मेरी, इसमें जो चीज़ें प्लांट्स के थ्रू आ रही है, यानी जो भी प्लांट्स के सवाल आ रहे हैं, आप उस टॉपिक वाले प्लांट्स को ज़रूर, उस प्लांट के उस टॉपिक को सही तरीके से पढ़िए, अदरवाइज़ आपको प्लांट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चंस इसमें आ रहे हैं वो वाले टॉपिक्स आप ज़रूर कवर कीजिए। और बस अगर आपने ये डाउग्रेड बुक कर लिया, प्लांट्स वाले टॉपिक कर लिए, और जो पीएमसी आपको या पीएमडीसी जो आपको सिलेबस देगी उसको कवर कीजिए बस, और फजूल एक्स्ट्रा चीज़ें मत कीजिए। अल्लाह हाफिज़।